जितने लोग तेजी में हैं वो तो जगे हुए हैं, नींद आती नहीं है। और जो सोते हैं वो भी बड़े एक छोटे से बच्चे की तरह सोते हैं एकदम, है ना। बच्चा कैसे सोता है? रात को बार बार उठ के जोर जोर से रोना, कई बार पोर्टफोलियो की याद जो आ जाती है। शुरुआत एक ही सेंटेंस से करना चाहूंगा जो पिछले हफ्ते ही मेरे दिमाग में आया, चैनल पे बोला और वो वायरल सा हो गया। मंदी टेम्परेरी है, तेजी परमानेंट है। आप में से कितने लोग थोड़े इस वक्त उदास हैं, परेशान हैं, दुखी हैं? ये पिछले 3 मिनट छोड़ दीजिए, जब से मैंने शुरू किया उसके पहले की बात कर रहा हूं। कितने लोग जरा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे जरा। है तो है, उसमें क्या है, ये तो इमोशंस है हमारे। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, जद मतलब पूरे इलाके में। इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मुकाम थोड़ी है। तो जहां हम हैं, जिस देश में हम हैं, जिस दुनिया में हम हैं, अगर वहां समस्याएं हैं तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे सारे आप सब आईएफए की थोड़ी है। प्रॉब्लम अगर सबकी है तो हम सब मिलकर झेलेंगे, हम सब मिलकर उससे बाहर निकलेंगे। भावेश भाई ने मुझे बुलाया, पहले भावेश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशीष सुमैया साहब जिनकी वजह से मैं आप सबके बीच में आ सका। और आने की वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि जिस वजह से मुझे इनविटेशन दिया वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले सर थोड़ा हौसला बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस देना है, बस उन्हें यह बता देना है कि जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे हैं। लगता है कि आपको, आप जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में जिसमें, कितने लोगों को लगता है कि गलत है? भावेश भाई गलत बुला लिया फिर आपने मुझे। चलिए, सबसे बढ़िया बात यह कि आपको ये इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप गलत प्रोफेशन में नहीं है, और मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप गलत प्रोफेशन में नहीं है। और क्यों कह सकता हूं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। और ये फ्लैशबैक थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है। 97-98 वहां से लेकर 2004-05 तक, 1998 से 2004-05 तक मैं भी आप ही की तरह आईएफए हुआ करता था। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने उस जमाने में किया है जब लोग म्यूचुअल फंड्स समझते भी थे नहीं थे, जानते भी नहीं थे। और मुझे अच्छे से याद है, उस समय साल 2002-2003 की बात होगी। तब मैं और मेरे एक मित्र होते थे, निपुण मेहता, आप लोग काफी पहचानते होंगे शायद उन्हें। हम दोनों मिलकर ये डिस्कस करते थे, हम एक ही केबिन में दोनों बैठते थे, और हम ये डिस्कस करते थे कि ये किस तरह से लोगों को रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करवाया जाए। और तब ये एसआईपी टाइप का प्रोडक्ट हम सोचते थे, और कई सारे फंड हाउसेस थे जिनसे डिस्कस करते थे। फाइनली ऐसा एक प्रोडक्ट निकल कर आया जिसे आप दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। पहली बार साल 2000 में, 1999-2000 में, आप बिलीव नहीं करेंगे, तब मेरे बॉस हुआ करते थे मिस्टर आनंद राठी, और वो बीएससी के प्रेसिडेंट थे। और जब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और इसका काम 97-98 से करना शुरू किया था उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने उन्हें एक आइडिया दिया। वो आइडिया ये था कि सर ये बीएससी के पास जो इतना सारा पैसा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का, राइट, बिकॉज ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन दे चार्ज इन सम फी which goes to investor protection fund. Why don't we invest it wisely? तो उन्होंने बोला अनिल क्या करना चाहिए? I said let's try to put it into mutual funds. बीएससी का पैसा म्यूचुअल फंड में,
ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं ठीक है, हम डेट म्यूचुअल फंड में रखेंगे। और वो वक्त था, पहले मैंने उन्हें कन्विंस किया, उन्होंने समझा, हाँ किया। उसके बाद बीएसई के सीएफ और हमने मिलके लगभग सारे म्यूचुअल फंड से हमने मीटिंग्स की, और तब पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा होलसेल पैसा आना शुरू हुआ। वहां से आज जो जर्नी है, मुझे मालूम है उस समय अलायंस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब होते थे। समीर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनके पास गया था उनके फंड में मीटिंग करने कि बीएसई का बड़ा पैसा है, 550 करोड़ है, डालना है फंड में। विनीत उदेशी उनके डेट फंड मैनेजर थे। वो बोले यार क्या इसको देता है तू पैसा, ये साल का 8% देगा, मेरा स्टॉक दिन का 8% बढ़ता है। मैंने कहा बढ़ता होगा समीर जी, लेकिन पैसा बीएसई का है। वहां से जो इंस्टीट्यूशनल पैसा आना शुरू हुआ, कई कॉर्पोरेट्स उसके बाद, आज वहां से हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन आगे क्या, आगे क्या में दो चीजें हैं। इस वक्त आपके बिजनेस के लिए माहौल वैसा है, ठीक उस तरह से एक बिजनेसमैन ने 2 सेल्समैन अपॉइंट किए, आपको मेरी कंपनी के जूते बेचने हैं, ठीक है। किसी एक आइलैंड पे भेजा, ट्राइबल इलाका है। एक तो तुरंत आ गया, ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, क्या किसी जगह भेज दिया। और यहां एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जो जूते पहनता है। यहां तो कोई मार्केट ही नहीं है। आई एम बैक। दूसरे ने कहा सर आपने भेजा तो मुझे 2 दिन के लिए, लेकिन मुझे लगता है मुझे लंबा रहना होगा यहां, शायद मैं महीना भर यहीं रहूं। यहां इससे बड़ा मार्केट मुझे और कहीं लग नहीं सकता जहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। मुझे सिर्फ इन्हें यह समझाना है कि बगैर जूतों के आपकी लाइफ अच्छी है, नो डाउट, लेकिन जूते पहनने के बाद कितनी बेहतर हो सकती है, तो मेरे लिए 100% मार्केट है। आपको यही सोचना है आपके लिए मार्केट कितना बड़ा है। मंदी के समय 2 काम होने चाहिए। पहला, जिन्होंने आप पर भरोसा करके पैसा दिया है, आपकी एडवाइस पर पैसा लगाया, उनकी हैंड होल्डिंग करना, भरोसा देना, विश्वास जगाना कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। यह काम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे, देखिए एक हिंदुस्तान में हमारी आदत बहुत साफ है। अगर मेरा स्पीच अगर बराबर नहीं हो रहा, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो उसके लिए जिम्मेदार भावेश भाई, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा देखो इधर लाइट लगा रखी है, माइक की आवाज बराबर नहीं है, एकदम टाइम से शुरू कर देते हैं। मैं 50 बहाने बनाऊंगा, लेकिन मैं तैयारी नहीं करके आया, ऐसा तो है ही नहीं। मेरी जिम्मेदारी के लिए, मेरी गलती के लिए हमेशा कोई न कोई और जिम्मेदार है। ठीक उसी तरह से कोई इन्वेस्टर हो, ये मान के चलिए वो कभी नहीं मानेगा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो जिम्मेदार है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है, आपका तो फिर भी ठीक है सर, हमारा तो और भी खराब है। ताली और गाली साथ में मिलती है हर रोज। और थैंक्स टू सोशल मीडिया, बहुत सारे आराम से फुर्सत में लोग हैं जो दिन भर ट्रोल करते हैं। और दूसरी, हिंदुस्तान में हमारी जो आदत है, एक तो पहली तो ये कि मेरी गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं नहीं, और दूसरी ये कि 2 जने लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो हम सब काम छोड़ के खड़े हो जाते हैं। अब देख लें भाई ये किस लिए झगड़ रहे हैं, थोड़ा तो मजा आएगा। तो दूसरों के झगड़ने पे हमें मजा भी बहुत आता है। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो इन्वेस्टर्स आपके हैं, जो परेशान हैं, अपने पोर्टफोलियो को देखकर दुखी हैं, उन्हें आपको जाकर समझाना है। यार आप, आई एम श्योर आप कर भी रहे होंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आप कैसे देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्फिडेंस आप 2 तरीके से दे सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने डेटा के साथ। फैक्ट्स फिगर्स के साथ जाएंगे, बताएंगे, तो कभी कोई नाराज नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, ये वो नाराज इन्वेस्टर हैं जो आपने पिछले 5-7 सालों में बनाए हैं। 2012-13 के बाद वाले ही नाराज है, उससे पहले वाले तो नहीं है ना, नहीं है ना, पहले वाले भी हैं। फिर तो आपने कुछ गड़बड़ की है। 2008 से 2010-12 के बीच में जिन्होंने पैसा लगाया उनके पोर्टफोलियो तो अभी भी अच्छे ही हैं, खराब नहीं है। 12-13 के बाद, 14 के बाद जिन्होंने पैसा लगाया उनके पोर्टफोलियो जरूर खराब है।
आपका टाइम 25% एलोकेशन इस बात पर होना चाहिए कि जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको मुझे संभालना है। लेकिन ये सब रोना धोना छोड़िए, 75% वक्त आपका नए क्लाइंट्स में जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए? जो क्लाइंट आपने 2008, 2009 में बनाए, 2010 में बनाए, वो आपको हमेशा थैंक यू कहते होंगे। इस मंदी में जो आपके पास क्लाइंट बनेंगे वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। और इससे बड़े आपके लिए मौका हो नहीं सकता जब दूसरी एसेट क्लासेस ऐसी हैं जिनमें पैसा लगाने का कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव है नहीं। किसी भी एसेट क्लास में तेजी तब होती है जब इन्वेस्टमेंट का पैसा है। अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं आ रहा तो तेजी होगी कैसे? रियल एस्टेट में बंद हो चुका है, इन्वेस्टमेंट छोड़िए, कंजम्पशन भी कम हो गया है। तो प्लस जो कुछ तेजी रियल एस्टेट में बनती थी ज्यादा ब्लैक मनी की वजह से होती थी, उस पर रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्राइस है और मार्केट की रियल प्राइस है वो लगभग बराबर हो गई। तो कहते हैं ना कि कच्चे का पैसा जाने की जगह ही खत्म हो गई। तो नेचुरली अब रियल एस्टेट में कोई पैसा लगाता नहीं। गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत जाता है, जाएगा, लेकिन वो भी कम हो गया। ठीक है, ये 2 महीने ठीक निकले, उसके अलावा तो पिछले 5-6 साल से तो गोल्ड ने रिटर्न दिए नहीं, तो वहां पर भी लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं। पैसा तो फाइनेंशियल एसेट्स में ही आएगा, लेकिन उन फाइनेंशियल एसेट्स में आपको ये बताना है कि क्यों आप दूसरे से बेहतर है। आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं कि क्या आपके जो क्लाइंट हैं उनकी आपने टाइमली सही से सर्विसिंग की? क्या आपने कितने लोगों को जैसे ही लगा कि आईएलएफएस का इश्यू हो सकता है, जिन फंड्स का आईएलएफएस में एक्सपोजर है या कोई भी और ट्रबल्ड कंपनी हो, उसमें से आपने उनको एग्जिट करवाया है? ये चीजें आपको सवाल पूछने हैं। अगर आपने नहीं किया तो फिर क्लाइंट का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये करता है। आप उसे रोज, आप मुझे रोज पूछेगा जाते हैं, अनिल जी हाउ आर यू, मैं भी स्माइल कर रहा हूं, ठीक है सर, सब बढ़िया है। लेकिन जिस दिन मैं बीमार हूं उस दिन आपने पूछा क्या? जिस दिन मुझे जरूरत है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, अरे आज तो मेरा बहुत बिजी काम है, आज तो मेरी क्लाइंट मीटिंग है, आज तो ये है, आज तो वो है, उस दिन आप आके मुझे पूछते, उस दिन आप बोलते कि मैं 2 घंटे आपके लिए हॉस्पिटल में रुक जाऊं, तब तो मुझे लगता है कि आप वाकई में मेरे तबीयत पूछते, मेरा भला चाहने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, वेल विशर हैं। तो आप भले अपने क्लाइंट से रोज बात ना करें, रोज ना समझाएं, दिक्कत एक ही है, जब मुश्किल वक्त है उस वक्त आपने उन्हें संभाला है क्या? उस वक्त आपने उसे सही एडवाइस दी क्या? चक्रव्यूह में घुसाना आसान है, निकालना मुश्किल है। और आपका काम यही होना चाहिए कि इस चक्रव्यूह में से कब कैसे किसको निकालना। अगर एक क्लाइंट का आपने कभी किसी वक्त पैसा बचा दिया, मैं कह सकता हूं दावे से वो जिंदगी में कभी आपको छोड़ेगा नहीं, बदलेगा नहीं। दिमाग से निकाल दीजिए, भूल जाइए कि ये बिजनेस खराब है। वैसे तो आप बोल नहीं रहे, लेकिन दिल में तो है, क्वेश्चन मार्क तो आते हैं, कुछ और करें क्या? कुछ और कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्या जो कुछ और करने का आपके मन में आ रहा है वो अभी जो कर रहे हैं उससे बेहतर है क्या? अगर एबीसीडी शुरू से सीखनी है तो फिर यहां पर तो जहां भी आरएसटी जहां तक पहुंच चुके हैं वहीं से आगे जेड तक जाइए, यहीं पर मेहनत कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप कुछ नया सोचकर नए सिरे से शुरू करें। ये चीजें होंगी, देश में बदलेंगी, आपके ट्रायल कमीशन भी कम होंगे, आपके कमीशंस कम होंगे, डायरेक्ट प्लान्स दिक्कत आने वाली है, आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में क्या आपने कभी एक चीज सोची है, जो आपके पास है वो डायरेक्ट प्लान्स में नहीं है? क्या है वो फर्क? किसी ने सोचा है? कोई बता सकता है मुझे? बस आपका पर्सनल टच, दिल से दिल की बात करो। आपके क्लाइंट को यह लगना चाहिए कि ये बंदा मेरा भला सोचता है, मेरे लिए खड़ा है, वो फील आप दीजिए उसे। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, मेरी सक्सेस का, अगर आप मुझे मानते हैं या जो कुछ भी मैं आज जिंदगी में आज यहां तक पहुंच पाया हूं और आपसे बात करने लायक हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है और कुछ नहीं, मैं मेरे दर्शकों से दिल से बात करता हूं, सीधा, बीच में कोई लाग लपेट नहीं है।
मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं तो मैं अनिल सिंह भी हूं, वो नहीं देख रहे तो मैं कुछ नहीं। बहुत साफ है। मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मेरे पास में तरीका नहीं है जिससे मैं उन्हें अपने टीवी चैनल के सामने बिठा के कहूं तुम्हें देखना ही पड़ेगा। उनके हाथ में रिमोट है। एक सेकंड में अनिल सिंह भी नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से आप अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने क्लाइंट से दिल से बात करेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम प्रॉफिट और लॉस की नहीं है, प्रॉब्लम पोर्टफोलियो में होने वाले नुकसान की नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है, प्रॉब्लम क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस की है। आपके क्लाइंट का आप पर से भरोसा नहीं हटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। वो रहेगा तो सब कुछ रहेगा। बाकी तो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, हर बिजनेस के डायनामिक्स बदलते हैं, आपके भी बदल रहे हैं। शायद मैं थोड़ा फॉर्चुनेट रहा, टाइमली कुछ और फील्ड में चला गया। सारे लोग इतने फॉर्चुनेट ना हो, लेकिन मैं एक वो चीज बड़ा मिस करता हूं एक्चुअली। और ये चीज जो आज मेरी सक्सेस में है वो काफी हद तक इसी से आई है। क्योंकि जब मैं म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, पोर्टफोलियो बनाता था लोगों को, तो मुझे ये बड़ी फीलिंग होती थी, अरे यार ये नुकसान ना कर बैठे, अरे यार ये पैसा बनाए, ये फील होती थी। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अभी देखा भी होगा कि मेरे इंट्रोडक्शन में आपने खाली CACS बोला, क्यों? उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने जिंदगी में 15 साल पहले जब CNBC ज्वाइन किया था, उससे पहले मैंने कभी कैमरा देखा नहीं, मैंने कभी स्टूडियो देखा नहीं, मैंने कोई कोर्स जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन का, मीडिया का ABCD नहीं पता, नथिंग। सिर्फ एक वजह से पहुंचा, और वजह यह थी कि जब मैं लोगों को एडवाइस करता था, लोगों को अगर मेरी एडवाइस पसंद आती तो मैं कई बार ये सोचता था कि क्या कोई ऐसा बढ़िया, बेहतर, बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। और ऊपर वाले की मेहरबानी में फॉर्चुनेट था कि मुझे एक चांस मिला। दैट वाज द टाइम इन 2005 CNBC was launching the Hindi news channel, Hindi business channel, that was CNBC Awaaz. And I met through a common friend my earlier bosses, Raghav Bahl, Udain Mukherjee and all. तो तब तक मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया था। और जब मैं इंटरव्यू दिया तो मुझे पूछा कि मीडिया में क्यों आना चाहते हो? मैं कहा बस ऐसे ही, अच्छा लगता है, आप लोगों को टीवी पे देखते हैं तो बढ़िया लगता है, मुझे लग रहा है मैं भी टीवी पे आऊंगा, अच्छा लगेगा। दिस वाज माय ऑनेस्ट आंसर। लेकिन साथ में मैंने कहा, मैंने ये तो मेरा पर्सनल है, लेकिन जिस वजह से मुझे CNBC में उस वक्त जॉब मिला, उसकी वजह दूसरा आंसर था। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को पैसा बनाने में या पैसा बचाने में मदद कर सकता हूं, और अगर मुझे सही प्लेटफॉर्म मिले तो शायद मैं ज्यादा लोगों का भला कर पाऊं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये प्लेटफॉर्म शायद ठीक है, और उन्होंने मुझे रख लिया। रखा तो कैसे? जिस वक्त मैंने जॉब छोड़ा तो तब मेरी सैलरी जो भी रही हुई, और आपके भी कई सारे IFS जो जॉब में होते हैं, होता है आपका सिस्टम होता है ना कि आप इतना बिजनेस करेंगे तो इतना टाइम आपका कमीशन है, 1x 2x 3x योर सैलरी इज योर बोनस एंड दिस इज योर सैलरी। हमारे वहां भी वैसे ही सिस्टम था। तो मैं अपनी सैलरी का 2x, इससे ज्यादा तो मैं बोनस लेता था। सैलरी भी अच्छी खासी थी, बढ़िया थी, पैसे अच्छे मिलते थे, उस जमाने में तो मिलते थे, आज का पता नहीं। तो CNBC ने मुझे सिर्फ 50% सैलरी पे ऑफर किया कि हम तो इतना पैसा देते नहीं है, आपको आना है तो देख लीजिए, बोनस तो भूल ही जाओ, वो जो मिलता था मिलता था। एंड आई आस्क्ड कपल ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर क्लोज टू मी, एंड आई आस्क्ड माय वाइफ, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? यू आर डूइंग सो गुड, यू आर सच ए नाइस फाइनेंशियल एडवाइजर। आई सेड नहीं, लाइफ में रिस्क तो लेनी, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। मैंने ज्वाइन किया। ईमानदारी से बता रहा हूँ, 1.5-2 साल ऐसा लगे कहाँ आ गया,
क्योंकि मीडिया का सिस्टम कैसा है, एक स्टॉक ने 3 सर्किट लगा दिए ऊपर, ठीक है, रोज 10% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है, हम चिल्लाएंगे अरे इस स्टॉक में 3 में 35% की रिटर्न आ गया। फर्ज करिए आप अपने क्लाइंट को फोन करें, राइट, फोन करके बोलें क्लाइंट को अरे सर देखिए ये स्टॉक 3 दिन में 30% बढ़ गया। उसका जवाब होगा 3 दिन पहले सो रहा था क्या? फोन 3 दिन पहले करता तो 30% अंदर होते। सो द वे business journalism and stock market coverage was done was quite different than what actual world is, what real world is. So it took me lot of time and energy to convince my bosses that this is not the way we should be doing. We need to change. We cannot be just in a business where we pass information and tell people that this is happening. We are business channels and we have to make sure that we help people in making money. और वो तभी हो सकता है जब आप पहले बताएं, बाद में बताने का कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली आपके केस में भी यही है, आपको जो बताना है पहले बताना है, बाद में बताने का फायदा नहीं है। और वो एक स्टेप अगर आप आगे हैं किसी और से, आपको एक बात बताऊं, नाम मत पूछिएगा। मेरे पास आज भी इस वक्त 2 फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिनके थ्रू मैं पैसा लगाता हूं। मैंने जिंदगी में अभी तक एक भी बार डायरेक्ट प्लान में पैसा नहीं लगाया। पूरी दुनिया मुझसे एडवाइस लेती है, मैं भी किसी से लेता हूं। इससे बड़ा मैं सबूत आपको नहीं दे सकता कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। और क्यों? वो इसलिए, मुझे कई बार है ना, जब मैं ब्रोकिंग हाउसेज में भी मैंने जॉब की हुए, तो लोग मुझे कहते थे कि अरे इसकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा है, इसका कमीशन बहुत ज्यादा है, आपका ये ऐसा ज्यादा है, वो है, इसकी वजह से हमें लॉस बहुत होता है। नहीं, आप जो कमीशन चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, आप जो सर्विसेज देते हैं, कभी आपका क्लाइंट उस वजह से लॉस नहीं कर सकता। ये गलत है, एकदम गलत है। अगर लॉस होता है तो इस वजह से होता है कि आपका मार्केट पे, स्टॉक पे या इन्वेस्टमेंट पे कॉल गलत था। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं चाहिए और मैं बड़े पैसे बना लूंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बहुत साथ साथ में सारे लोगों को कहता हूं। ठीक है, आपको छोटा मोटा बुखार है, क्रोसिन पैरासिटामोल खा लिया आपने अपने हिसाब से, लेकिन 3 दिन बुखार नहीं होता तो जाएंगे ना डॉक्टर के पास। एक और चीज आपको कहना चाहता हूं जो मुझे बड़ी दिल से चुभती है, और मैं आज बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूं भावेश भाई, ये आप सब लोगों के साथ प्रॉब्लम है, और ये मैं कई सालों से, मुझे नहीं पता आजकल कम हो गई हो तो नहीं पता, मैं थोड़ा आजकल आप लोगों के टच में कम हूं, उतना बात नहीं हो पाता। कोई आपके ध्यान में ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें अगर मुझे चेक वेक करवाना हो या किसी को भेजना हो तो वो फ्री में सर्विस देने वाले कितने डॉक्टर हैं? एक आप ही के पास है। कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई इंटीरियर डेकोरेटर, कोई ऐसे हैं जो फ्री में एडवाइस देते हो? किसी डॉक्टर को आपने शादी वादी में या कहीं पार्टी में, बर्थडे में मिल गए और पूछा होगा सर आजकल घुटने में बड़ा दर्द होता है, कुछ बता दीजिए ना, दवा मैं घर जाके ले लूंगा। कभी ऐसा हुआ है? किया है आपने? तो फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों? आपको मुझसे एडवाइस चाहिए, मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको पूरी तरह से ढंग से एडवाइस करूंगा, आपको देखूंगा, समझूंगा, आपका डायग्नोसिस करूंगा और उसकी बात बताऊंगा। प्रॉब्लम यही है, अनिल जी क्या लूं, ये ले लो यार, ठीक है, बाद में कहा अनिल जी, बढ़ गया शेयर तो उनका नसीब, घट गया तो अनिल जी को गाली। जितना जिम्मेदार वो है उतना अनिल जी भी है। अगर आपको एडवाइस चाहिए, प्रॉपर एडवाइस मिलेगी। सबसे बेस्ट फंड कौन सा है? आपने भी 2 बोल दिए चलते चलते, यार यही बढ़िया है सब। अब उस अभिमन्यु को आपने घुसा दिया चक्रव्यूह में, न तो वो निकल पाएगा, न निकालने की आपकी जिम्मेदारी है। फिर वो आपको भी गाली देगा, आपके प्रोफेशन को भी देगा, मार्केट को भी देगा और सबको देगा। फ्री में एडवाइस देना बिल्कुल बंद कर दीजिए।